विश्व हिंदू परिषद के नेता रामविलास वेदांती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामविलास वेदांती को 84 कोसी परिक्रमा की अगुवाई करनी थी। रामविलास वेदांती को अयोध्या में सरयू स्नान के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। रामविलास वेदांती के खिलाफ पहले से ही फैजाबाद प्रशासन ने वारंट जारी किया हुआ था। रामविलास वेदांती के अलावा भी साधु संतों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। चंदौली में परिक्रमा के लिए निकले 35 साधु संतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता प्रवीण भाई तोगाड़िया और अशोक सिंघल के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया गया है। इनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। खबर है कि विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल 9:30 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे। सिंघल को भी हिरासत में लिया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद अपने ऐलान के मुताबिक 84 कोसी परिक्रमा यात्रा आज शुरू कर दी है। अखिलेश सरकार ने यात्रा को बैन कर दिया है और कोर्ट ने भी वीएचपी के खिलाफ फैसला दिया है, लेकिन फिर भी वीएचपी यात्रा पर अड़ी हुई है। अयोध्या समेत 6 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है। कानपुर, झांसी, गोंडा समेत कई इलाकों से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। अशोक सिंघल को अयोध्या की सीमा में घुसने से पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। एक बीजेपी के विधायक समेत विश्व हिंदू परिषद के 350 कार्यकर्ताओं और साधु संतों को 84 कोसी परिक्रमा से चंद घंटे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाए जाने की यूपी सरकार के फैसले को सही करार दिया है। वीएचपी के तय कार्यक्रम के मुताबिक देश भर से 84 कोसी यात्रा के लिए पहुंचे साधु संत सुबह 10 बजे पहले सरयू नदी के तट पर स्नान करेंगे। सरयू में स्नान के बाद दोपहर 12 बजे साधु संत पूजा अर्चना करेंगे। फिर पैदल यात्रा करते हुए दोपहर 3 बजे तक मकबड़ा धाम पहुंचेंगे। फैजाबाद में पहले से भी साधु संतों की भीड़ जमा है। साधु संतों का कहना है कि धार्मिक यात्राएं निकालने का कोई समय नहीं होता, ये जन कल्याण के लिए होती है। वहीं वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने कहा है कि हर रोज केवल 200 लोग यात्रा के लिए अयोध्या जाएंगे, तो वहां सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां क्यों लगाई गई हैं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा से पहले अयोध्या में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। सभी लोगों को अफवाहों से बचने की और दूसरी हिदायतें भी दी जा रही हैं। अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या को 17 सेक्टर्स और 43 सब सेक्टर्स में बांट दिया गया है। अयोध्या में 23 डीसीपी 400 सब इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया है। आरएएफ और पीएसी की 14 कंपनियां सुरक्षा में जुट गई हैं। 84 कोसी यात्रा को रोकने के लिए फैजाबाद की ओर जाने वाली 42 सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। 1600 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वीएचपी की 84 कोसी यात्रा को रोकने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसके लिए अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने कहा है कि 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाई गई है और किसी भी स्थिति में इसे शुरू नहीं करने दिया जाएगा। जबरन यात्रा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अयोध्या के डीएम विपिन कुमार और एसएसपी कृष्णा बहादुर ने कहा है कि 84 कोसी परिक्रमा पिछले 15 सालों से अप्रैल मई महीने में निकाली गई है। अगस्त में ये परिक्रमा पहले कभी नहीं हुई। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने कहा है कि वोट बैंक के लिए यात्रा को रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यात्रा के समर्थन में उतरी बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यात्रा रोकी नहीं जानी चाहिए। आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी सरकार हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रही है। 84 कोसी यात्रा पर यूपी सरकार के बैन लगाने के खिलाफ पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। धार्मिक यात्रा पर पाबंदी लगाने के फैसले को गलत करार देते हुए प्रदर्शनकारियों ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका। 84 कोसी यात्रा को रोके जाने के खिलाफ लखनऊ में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने एसपी चीफ मुलायम सिंह यादव के घर के सामने प्रदर्शन किया। 84 कोसी यात्रा में शामिल होने जा रहे वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कानपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया। अयोध्या की बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हाशिम अंसारी ने 84 कोसी की यात्रा धार्मिक नहीं सियासी बताया है और इसे नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कहा है। अयोध्या में संत महेंद्र सजेंद्र दास की माने तो इस मामले में वीएचपी और बीजेपी के साथ साथ एसपी भी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोसी परिक्रमा तो बैसाख में होती है, बरसात में नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव के पहले के 1 साल पहले निकाली गई इस परिक्रमा यात्रा का मकसद यूपी में ध्रुवीकरण की सियासत है। बीजेपी हिंदू तो
एसपी मुस्लिम वोटों पर कब्जे की लड़ाई में जुटी है। हिंदू धर्म शास्त्र में तीर्थ स्थानों में 84 कोसी यात्रा का विशेष महत्व है। 84 कोसी यात्रा को 84 लाख जन्मों को काटने का तरीका माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री एक म्यूट शख्सियत है। मोदी ने रुपए की कीमत में गिरावट का जिक्र करते हुए कहा है कि भारतीय मुद्रा और प्रधानमंत्री दोनों मौन हो चुके हैं। यूपीए सरकार और रुपया दोनों ही अपनी कीमत खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। यशवंत सिन्हा ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ओवरवेट है। नरेंद्र मोदी का वजन 91 किलो 600 ग्राम निकला है। गुजरात के नए जिले मोरबी में हुए सम्मान समारोह में उन्हें चांदी से तौला गया। 91 किलो 600 ग्राम को बेचकर रकम उस कोष में जमा की जाएगी जो सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए बनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस दावे को चुनौती दी है कि अगले चुनाव में यूपीए सत्ता में वापस लौटेगा और दावा किया है कि चुनाव के बाद एनडीए की सत्ता में वापसी होगी। कल मीडिया सेंटर के उद्घाटन के बाद सोनिया गांधी ने भरोसा जताया है कि अगले चुनाव के बाद यूपीए सत्ता में वापस लौटेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में हुए लोकसभा उपचुनाव में जनता दल सेक्युलर के किले में अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर 21 अगस्त को हुए उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की। अभिनेत्री राम्या ने मंड्या संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में जेडीएस प्रत्याशी को 67,611 वोटों से हरा दिया। राम्या को 4,84,085 वोट मिले। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने तेलंगाना के मसले पर कैबिनेट तक में विधेयक को नहीं लाया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार तेलंगाना पर केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। पुणे में समाजी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 4 दिन बाद महाराष्ट्र में काला जादू और अंधविश्वास विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया गया। दाभोलकर ने 1 दशक पहले विधेयक का मसौदा तैयार किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। दाभोलकर की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते महाराष्ट्र सरकार को सालों से लटके इस विधेयक के लिए अध्यादेश लाना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय चौकी पर बेवजह गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी जिले में त्रिकुंडी गली इलाके में रात करीब 8:30 पर गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी की और रात 9:30 पर दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। इस साल अब तक पाकिस्तान 80 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। दोनों देशों के बीच नवंबर 2003 में संघर्ष विराम लागू हुआ था। इराकी प्रधानमंत्री नूरी कामिल अल मलिकी ने कहा है कि इराक युद्ध से तबाह हो चुका है। दोबारा इराकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए इराक में भारतीय कंपनियों को निवेश करना चाहिए। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा है कि रुपए की गिरावट से किसी तरह की आशंका पालने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार आर्थिक सुधारों पर अपने तय कदम वापस नहीं लेगी। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष रिटायर्ड जज मार्केंडो काजू ने अपनी उन टिप्पणियों पर माफी मांगी है जिनसे लोगों की भावनाएं आहत हुई हो। काजू ने 90% भारतीयों को बेवकूफ बताने वाली अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। अंग्रेज सरकार में मंत्री वसीम अहमद ने कुशीनगर में फ्री लैपटॉप देने की योजना के तहत लैपटॉप वितरण शुरू किया। 1386 छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप दिया गया। सोलर घोटाले में आरोपी टीवी अभिनेत्री शालू मेनन को केरल हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। शालू मेनन पर धोखाधड़ी का कर लाखों हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ने 23 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप के मामले में तीसरे और चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की अब भी तलाश जारी है। तीसरे आरोपी की पहचान सिराज रहमान के तौर पर हुई है। करीब 25 साल का है ये। उसे देर शाम मुमरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसे आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने की संभावना है। मुंबई की खाली मिल में हुए गैंगरेप मामले में पीड़ित पत्रकार ने अपने बयान में कहा है कि वो और उसके साथी ने अपनी 30,000 की कीमत का मोबाइल और कैमरा भी ऑफर किया था, लेकिन दरिंदे फिर भी असमत लूटने पर आमादा थे। युवराज सिंह ने भी मुंबई में पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप की निंदा की है। युवराज ने कहा है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, तभी वो महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे।
लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने मांग की है कि मुंबई में पत्रकार के साथ दरिंदगी दिखाने वाले सभी आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपों में घिरे आध्यात्मिक गुरु आसाराम शनिवार की शाम एकांतवास के लिए इंदौर पहुंच गए। राजस्थान पुलिस संत आसाराम बापू से पूछताछ के लिए अहमदाबाद जा सकती है। 15 अगस्त को हुए यौन शोषण के इस मामले में अब तक आसाराम से पूछताछ नहीं की गई है। राजस्थान पुलिस की एक टीम छिंदवाड़ा आश्रम में भी भेज दी गई है। आसाराम बापू के छिंदवाड़ा गुरुकुल आश्रम में ही पीड़ित लड़की पढ़ती थी। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आसाराम के बचाव में उतर आए हैं। विजयवर्गीय ने कहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ सरेआम बोलते रहते हैं। हो सकता है कि उनके खिलाफ कांग्रेस से साजिश की हो। विशाखापट्टनम में HPCL की रिफाइनरी में लगी आग में 8 लोगों की मौत के बाद TDP के प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू ने जांच की मांग की है। दिल्ली के अमन विहार में एक इमारत जमींदोज हो गई, जिसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दिल्ली के अमन विहार में हुए इमारत हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुट गया है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। लाठीचार्ज में आधा दर्जन छात्र घायल हुए हैं। पुलिस लाठीचार्ज से गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। राजस्थान के दौसा जिले में छात्र संघ चुनाव के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। चुनाव के दौरान छात्र पुलिस से भिड़ गए। छात्रों और पुलिस वालों के बीच जमकर झड़प हुई। मुंडूर में पंचायत के फरमान के खिलाफ वोट देने पर 5 परिवारों को तालिबानी सजा का फरमान सुनाया गया। पंचायत के द्वारा 5 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार करने के साथ 5,000 रुपए जुर्माना देने की सजा। झारखंड के लातेहार जिले में अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार का शव ले जा रही एक महिला कांस्टेबल के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। लातेहार की पीड़ित महिला कांस्टेबल को नौकरी मुआवजे के रूप में मिली थी। महिला के पति की भी नक्सलियों ने हत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों ने महिला कांस्टेबल के साथ उसी कार में दुष्कर्म किया जिसमें शव रखा था। महिला कांस्टेबल की FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है, जिससे पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली 25 साल की रेनू की शादी 21 जनवरी 2011 को शिव विहार के फेज 4 में रहने वाले मनीष के साथ हुई थी। पत्नी का शव देखकर पति ने खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में करीब 1.5 एकड़ इलाके में फैले वेयरहाउस एरिया में लगी वेयरहाउस में करीब 5-7 नामी कंपनियों के प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के सामानों का गोदाम है। शनिवार देर शाम करीब 10 बजे लगी आग। करीब 35 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग में करोड़ों के सामान के राख होने की आशंका है। ठाणे में दिन दहाड़े बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। CCTV में पूरी वारदात कैद हुई। डकैतों ने 2 महिलाओं से गन पॉइंट पर 3 लाख की ज्वेलरी लूट ली और फरार हो गए। अल्मोड़ा शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ जंगल से निकलकर भीड़भाड़ वाले बाजार के बीच एक घर में घुस गया। तेंदुए को देखने के लिए हुजूम उमड़ा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को चारों तरफ से घेर कर कैद कर लिया। अल्मोड़ा में पहले भी कई बार तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर चुका है।